फ्रेंड्स, एग्जाम मॉडल में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके मध्य केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूं। ये जो दोस्तों हमने सिलेबस डिज़ाइन किया है केमिस्ट्री का या साइंस का, वो मुख्य रूप से आरआरबी जेई के लिए डिसाइड किया है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मंडी परिषद का जो एग्ज़ाम है आपका संभावतः मार्च में होने वाला है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी को पहले लेने का कारण ये है क्योंकि ये ऐसा हॉट जोन रहता है जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, जो जिसमें हम बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेशन करते हैं, वो भारत अपने इंडिया के लिए और ग्लोबल लेवल पर बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों ये हॉट जोन रहता है और एग्जामिनर आपसे रेडियो एक्टिविटी की जो बेसिक जानकारी है, बेसिक समझ है, उसको जानने की आपसे अपेक्षा रखता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो सक्रियता, हिंदी में इसको रेडियो सक्रियता बोला जाता है दोस्तों। रेडियो दोस्तों सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि नेचर में जो हमें एलिमेंट या एटम दे रखे हैं, कौन से एटम ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को शो करते हैं या रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें जरूर समझना पड़ेगा कि जो पीरियोडिक टेबल होती है हमारी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिविटी का नेचर शो करते हैं। तो दोस्तों उसको आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसे एटम, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या 83 या 83 से ज्यादा होगी, तो आप मान के चलिए वो सारे के सारे एटम रेडियो एक्टिव एटम्स की श्रेणी में, कैटेगरी में डाले जाएंगे। ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन 83 है दोस्तों, ये इतना भारी न्यूक्लियस हो जाता है, यानी कि ऐसा कोई भी एटम जिसके पास प्रोटॉन की संख्या 83 से ज्यादा है, वो इतना भारी एटम हो जाता है, उसका न्यूक्लियस इतना भारी हो जाता है कि वो एक अनस्टेबल फॉर्म में रहता है। परिणाम स्वरूप उसको डिसइंटीग्रेशन करना पड़ता है, अल्फा बीटा गामा रेज के माध्यम से वो डिसइंटीग्रेट करता है और एक स्टेबल कंपाउंड को ढूंढने की कोशिश करता है या एक स्टेबल कंपाउंड में बदलने की कोशिश करता है दोस्तों, ताकि वो स्थायी रह सके, स्थायी अवस्था में रह सके दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन 83 से ज्यादा है, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी की श्रेणी में आएंगे, रेडियो एक्टिविटी की कैटेगरी में आएंगे पूरे के पूरे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चीज आपको पसंद है कि बिल्कुल बेसिक है कि मैं कैसे पता करूंगा कि कौन सा एटम मेरा रेडियो एक्टिव है कि नहीं है। तो आप इसके आधार पर लगा सकते हैं। कोई अगर आइटम आपको दे रखा है और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 83 या 83 से ज्यादा है, तो आप मानिए कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं रेडियो एक्टिविटी की दोस्तों। ठीक है, मैं बोलूंगा और उसके केवल की पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको सुनते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, जो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि नेचर में, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स, यानी कि नेचर में पाए जाने वाले कुछ एलिमेंट्स जिनके पास स्वतः विखंडन की प्रवृत्ति होती है, यानी कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सेल्फ डिसइंटीग्रेट होंगे। और वो मैंने आपको कारण बताया था कि ऐसे एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन 83 से ज्यादा होंगे, तो उनके पास ये टेंडेंसी होगी कि वो खुद विखंडित होकर
एक स्टेबल कंपाउंड के रूप में, स्टेबल कंपाउंड में खुद को बदलना चाहेंगे, ताकि वो कुछ जो न्यूक्लियस जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में रह सके दोस्तों। तो यानी कि नेचर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका आप कह सकते हैं, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 83 से ज्यादा होते हैं, उनमें स्वतः विखंडन की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, ताकि वो एक स्थायी परमाणु में या स्थायी कंपाउंड में बदल सकें दोस्तों। ये रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन होती है। और दोस्तों देखिए, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, कि जैसे कोई एक एटम है, आप मान के चलिए ये एटम दे रखा है आपके सामने, ठीक है। ये एटम है, मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बताया था कि हम एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एटम आपका रेडियो एक्टिव है दोस्तों, रेडियो एक्टिव है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है Z, जिसको हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 83 या 83 से ज्यादा होगा। परिणाम स्वरूप ये एक अनस्टेबल एटम होगा। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट होगा, स्वतः विखंडित होगा दोस्तों, स्वतः विखंडित होगा, डिसइंटीग्रेट होगा दोस्तों, ठीक है। और इस डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में ही ये कुछ रेज एमिट करता है, जिन रेज को हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। और दोस्तों ये एक स्टेप में नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि ये जो एटम है आपका पहले स्टेप में ही जाके एक स्टेबल कंपाउंड में बदल लेगा। पहले हो सकता है ये कि फर्दर किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो। इसने जो पहली बार डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसमें उसने मान लीजिए अल्फा रेज को एमिट कर दिया या कुछ बीटा रेज को एमिट कर दिया, उसके बाद एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बना दिया। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर इसका भी Z डैश भी, अगर मान लीजिए Z डैश के पास भी ये प्रॉपर्टी रहेगी, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 83 से ज्यादा है, तो ये फर्दर डिसइंटीग्रेट करेगा। और डिसइंटीग्रेशन में हमेशा ये रेज निकलती हैं, इनका सीक्वेंस रहता है दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं, और लास्ट में जाकर ये एक स्टेबल प्रोडक्ट यानी कि स्थायी उत्पाद, ठीक है, स्थायी उत्पाद बनाता है। और इसकी नेचर ऐसी होती है कि ये दोबारा फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। यानी कि इसके लिए अगर मैं कहने की कोशिश करूं, इसको मैं मान लीजिए उसको एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, कि हमारे पास एक नया एटम मिला हमें, जो Y डबल डैश और जिसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर कुछ Z डबल डैश है, और उसका जो उसका एटॉमिक नंबर Z डबल डैश है और उसका मास नंबर A डबल डैश है। तो यहां पर आप देखेंगे कि Z डबल डैश जो होगा उसकी वैल्यू 83 से कम होगी दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसा एटम जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 83 से ज्यादा है, वो स्वतः विखंडित होगा, और विखंडन में उसके नाभिक से, दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, उसके न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती हैं, और ये सीक्वेंस में निकलती हैं। पहले अल्फा निकल गया, फिर हो सकता है 2 अल्फा निकल गए, फिर बीटा निकल गया, फिर हो सकता है गामा निकल जाए। इनका कोई फिक्स सिनेरियो नहीं रहता है कि एक फिक्स पैटर्न नहीं रहता है कि इसी पैटर्न में जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में जाकर हमें एक स्टेबल कंपाउंड मिलता है जो इस प्रॉपर्टी को, जो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, कहने का मतलब है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 83 से कम होगा। और साथ के साथ दोस्तों इसमें हमें एक सह उत्पाद भी मिलता है, बाय प्रोडक्ट भी मिलता है दोस्तों, जिसको सीसा बोला जाता है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार पूछा भी गया है। ऐसे पूछा गया है क्वेश्चन कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, स्वतः विखंडित हो जाता है, तब अंतिम सह उत्पाद क्या होता है। एक तो आपको स्टेबल एटम मिलेगा, और उस स्टेबल एटम के साथ साथ आपको सीसा भी मिलेगा दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आएगी। यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाइनल डिसइंटीग्रेशन के बाद एक स्टेबल एटम प्लस सीसे में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में वो अपने न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकालता है दोस्तों। तो ये डेफिनेशन हुई पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी की। मैं एक बार फिर दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, वो एक अस्थाई
एटम होता है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है, और यही पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं दोस्तों। और इन रेज को, ये जो रेज मैंने आपके सामने लिखी हैं अल्फा बीटा और गामा, इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव किरणें या रेडियो एक्टिव रेज दोस्तों। ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें या रेडियो एक्टिव रेज दोस्तों ये कहा जाता है इन रेज को, और इन्हीं के माध्यम से स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। अब दोस्तों ये देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें जब से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आई है तब से हमें रेडियो एक्टिविटी की जानकारी थी, नहीं। कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उसके आधार पर उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना की खोज की। कोई एक साइंटिस्ट आएगा जिसने अल्फा बीटा रेज को देखा सबसे पहली बार और उनका नामांकन भी किया। तो आइए उन वैज्ञानिकों के नाम भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस प्रोसेस की जानकारी दी और किन्होंने इन रेज के बारे में जानकारी दी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो रेज है अल्फा बीटा गामा, उनकी खोज किसने की थी, उनको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने देखा था, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लिखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा इनको लिखिए, इसमें कोई डिटेल में नहीं जाना है हमें। ठीक है, आप लिखिए, देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज ये की थी दोस्तों हेनरी बैकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने दोस्तों। इन तीन साइंटिस्टों ने पूरी की पूरे रेडियो एक्टिव प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी दी थी। ठीक है, और इस जानकारी देने के लिए ही इन तीनों साइंटिस्ट को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हेनरी बैकरल, पी क्यूरी और मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज में योगदान दिया और इस योगदान के लिए इनको संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं अल्फा बीटा गामा रेज को सबसे पहले किसने देखा, ठीक है, और इनका नामांकन किसने किया। तो आप समझिए 1902 में रदरफोर्ड ने इन रेज को अपने एक एक्सपेरिमेंट में देखा था और इनका नामकरण उसने अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में किया था। पहले नामकरण नहीं था, पहले बस इतना पता था कि हाँ रेज निकलती हैं। उन रेज को अल्फा नाम दिया, बीटा नाम दिया और गामा नाम दिया, ये दिया था रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं अगले टॉपिक में टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों मिटाता हूं दोस्तों मैं इसको, ये फैक्चुअल चीज है, कई बार पूछी जाती है, इनमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, बस आप नाम ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, यहां पर आप बताइए, मतलब बनाइए दोस्तों रेडियो सक्रियता के प्रकार, ये टॉपिक है हमारा अगला, टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो आपकी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, इसका पहला टाइप होता है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नेचुरल रेडियो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, रेडियो एक्टिविटी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी होती है कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, यानी कि इसको हम बोलेंगे दोस्तों आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी दोस्तों।
ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो एटम्स, इस फिनोमेना के तहत वो एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं जो प्राकृतिक रूप से रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। यानी कि नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस या कुछ ऐसे एटम्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो बिना किसी हस्तक्षेप के या कहिए प्राकृतिक रूप से उनका नेचर होता है कि वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकालते रहते हैं और बहुत लंबे टाइम बाद एक वो फाइनल प्रोडक्ट देते हैं जो स्टेबल एटम होता है आपका और एक सीसा उसका बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस कैटेगरी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी एटम आएंगे, नेचर ने उनको बना के भेजा है कि भैया आपका जो टेंडेंसी है वो रेडियो एक्टिव नेचर है, आपका जो नेचर है वो रेडियो एक्टिव है। अभी इसको जब मैं बताऊंगा तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको लिखने की कोशिश करिए दोस्तों। जैसे यूरेनियम हो गया आपका, यूरेनियम हो गया दोस्तों आपका, हमारा रेडियम हो गया, एक हमारा थोरियम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे इंडिया के लिए, यानी कि भारत के लिए ये कहा जाता है कि भारत थोरियम रिच कंट्री है, यानी कि एक नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसके रिसोर्सेज भारत में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। और कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, जो इसका जो खनिज होता है उसको बोला जाता है मोनोजाइट बालू दोस्तों। ठीक है, और इसमें से हमें थोरियम प्राप्त होता है और ये मोनोजाइट बालू जो है वो इंडिया के कोस्टल रीजन्स में मिलती है, यानी कि तटीय क्षेत्रों में मिलती है। जैसे कि केरल का इलाका हो गया आपका, आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र हो गया दोस्तों। ये मैं बता रहा हूँ, पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन। और जो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो फ्यूचर में जो थर्ड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, उसमें हम इसी मटेरियल के माध्यम से, इसी एलिमेंट के माध्यम से हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रन कराने का हमने प्लान बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोरियम आप एग्जाम्पल देख लीजिए, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं ये तीन, यूरेनियम, रेडियम और थोरियम, और भारत थोरियम रिच कंट्री है। ठीक है, अब यहां से आपको समझ में आएगा कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कि ऐसे एटम के ऐसे नाभिक जो स्वतः नेचुरली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, अपने में से अल्फा बीटा और गामा रेस निकालते रहते हैं, उनको हम उस प्रोसेस को हम प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी कहते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम समझेंगे, आप समझ सकते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कहने का मतलब यह है कि रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस यहां पे नेचुरली नहीं होगा, बाय फोर्स होगा। यानी कि कुछ हम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे किसी पर्टिकुलर मेटल एलिमेंट पर या एटम पर, और उसको हम रेडियो एक्टिव प्रोसेस के तहत डिसइंटीग्रेट करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, यहां पर रोल रहेगा, कुछ पार्टिकल्स आएंगे, यानी कि ये नेचुरली वो वाला फिनोमेना शो नहीं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नेचुरली रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना नहीं शो करते हैं, बल्कि कुछ पार्टिकल्स की जब इन पर बमबारी करवाई जाती है तब ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इसको, और ये ध्यान रखिएगा, कुछ कण होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनके माध्यम से रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना अचीव किया जाता है इन एटम्स में या इन मॉलिक्यूल्स में। ये हैं आपके प्रोटॉन, ये है आपका ड्यूट्रॉन, और तीसरा है आपका अल्फा कण, जिसको हम हीलियम +2 एटम के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है उसमें इन तीन एलिमेंट्स का, इन तीन पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को अचीव करने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो एटॉमिक बम की थ्योरी है वो पूरी की पूरी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे बेस है, और जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाते हैं वो भी पूरा का पूरा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पर ही डिपेंड है। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है टॉपिक ये।
ठीक है दोस्तों, यानी कि ये एटम्स रहेंगे, ये पार्टिकल्स रहेंगे जिनका इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी एटम को आर्टिफिशियल रूप से रेडियो एक्टिव बनाने के लिए। और पूरा का पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है। यहां पर हम ऐसा एटम लेंगे जो नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं होगा, हम कुछ उसमें ऐसा करेंगे इन पार्टिकल्स के माध्यम से जिससे कि उसमें अनस्टेबिलिटी डेवलप होगी और वो अनस्टेबिलिटी फर्दर कुछ टाइम बाद स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करेगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं मिटाता हूं दोस्तों इसको, सॉरी इसका भी मैंने एग्जांपल नहीं बताया, तो आप इसका एग्जांपल लिखिए एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। यूरेनियम 238 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। यह है थोरियम 234 और 91 पोलोनियम 234 और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों 92 यूरेनियम 234। ठीक है, तो मैंने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन में दोस्तों आपको बताया था। इस एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इसको आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी का एक पूरा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले स्टेप में ही कोई एटम फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 92 यूरेनियम 238 है, वो पहले थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है, और थोरियम भी एक अनस्टेबल एलिमेंट है। कहने का मतलब है इसका भी जो एटॉमिक नंबर होगा वो 83 से ज्यादा होगा। यहां भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होगा और यहां भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। तो आप यहां से कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्राकृतिक रूप से विखंडनीय होते हैं या रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। ध्यान रखिएगा कि 92 यूरेनियम 234 ये नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है, बाद बाकी के बचे हुए तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं नेचुरली। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रोसेस से आगे मैं बताऊंगा कि कब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें से अल्फा रे निकली है, कितनी अल्फा रे निकली है, कितनी बीटा रे निकली है। इसी एग्जांपल को उठाएंगे दोस्तों वहां पे। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब उधर आते हैं हम दोस्तों। देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये यहां लिखता हूं दोस्तों मैं इसको, इस एग्जांपल को मैं यहां पे लिखता हूं मैग्नीशियम 24, जब हम इस पे 2He4 यानी कि हीलियम अल्फा कण की बमबारी करवा रहे हैं। बिल्कुल समझिए दोस्तों, ये स्थायी एटम है, ये स्टेबल एटम है। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हम करते ही हैं, एक स्टेबल एटम को कुछ बमबारी के माध्यम से, बमबार्डिंग के माध्यम से उसको अनस्टेबल एटम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम 2He4 हीलियम एटम की बमबारी करवा रहे हैं इस पे, और ये फर्दर डिसइंटीग्रेट हो रहा है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में दोस्तों, जो है आपका 14 सिलिकॉन 27 प्लस इसके साथ एक न्यूट्रॉन और बाहर निकल रहा है, और ये फर्दर डिसइंटीग्रेट हो रहा है दोस्तों आपका 13 एल्यूमिनियम 27 में प्लस 1E0 जिसको हम पॉजिट्रॉन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया। पॉजिट्रॉन ऐसा समझ लीजिए बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। मैं बताऊंगा इनके बारे में, मैं पहले लेक्चर में थोड़ा सा मिस कर गया था ये चीज, लेकिन मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझिए कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखने की कोशिश करिएगा कि कौन कौन से ये एलिमेंट हैं जो नेचुरली रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। थोरियम को जरूर याद रखिएगा, ये इंडिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मोनोजाइट बालू है जिससे इसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसका हम निष्कर्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टाइप ऑफ रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट हो गया दोस्तों। आइए
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा बीटा गामा रेज की क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं और अल्फा बीटा गामा रेज के निकलने से एटम पर क्या फर्क पड़ता है और उनका जो पीरियोडिक टेबल में रीअरेंजमेंट होता है, उनकी स्थिति पहले होती है, उस पर क्या बदलाव पड़ता है, यानी कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का जो लॉ है उसको भी हम दोस्तों इसी प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, अब आप एक नया टॉपिक डाल दीजिए, रेडियो एक्टिव किरणों की विशेषताएं। रेडियो एक्टिव किरणों की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव किरणों की विशेषताएं, यही लिख देता हूं मैं दोस्तों। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है दोस्तों, तो एक चार्ट बनाइए आप इसमें कुछ इस तरीके से। सबसे पहले लिखिए, आपको पता है कि रेडियो एक्टिव रेज कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इधर एक चार्ट बनाइए आप जिसमें पहले अल्फा लिखिए, यहां पर आप बीटा लिखिए और यहां पर आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर आप गामा लिखिए। एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं और एक एक प्रॉपर्टी का इनमें आपस में क्या कंपैरिजन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप लिखिए, जो अल्फा पार्टिकल होता है ये धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल जिसको अभी मैंने बताया था कि हीलियम +2 एटम भी कहा जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इसका नेचर पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब कि अल्फा बीटा जो अल्फा रेज है अगर उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारने की कोशिश करेंगे तो उसके पाथ पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा पूरा का पूरा। क्योंकि मैंने आपको दोस्तों बताया था पुराने लेक्चर में कि जो सेम चार्जेस होते हैं उनका नेचर रिपेलेंट होता है और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनका नेचर अट्रैक्शन वाला होता है। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज होता है बीटा पार्टिकल, ये ऋण आवेशित होता है दोस्तों, ऋण आवेशित होता है, या मैं कह सकता हूं ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है, ये लगभग ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन होता है, आप मान लीजिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन समतुल्य होता है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल, यानी कि गामा रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है और कभी कभार गामा रेस को हम फोटोन भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि फोटोन समतुल्य होता है, ये इलेक्ट्रॉन समतुल्य होता है, ये हीलियम एटम के समतुल्य होता है दोस्तों। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्पीड में किस रेस की स्पीड कितनी है और किस रेस की स्पीड कितनी ज्यादा है, किसकी कितनी कम है। देखिए, जो अल्फा रेस है थोड़ा सा भारी होता है तुलनात्मक रूप से उन दोनों रेस से, परिणाम स्वरूप इसकी जो स्पीड होती है ना, इसकी स्पीड 1/10 स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। कहने का मतलब है अल्फा पार्टिकल की जो गति है वो लाइट की स्पीड का 1/10वां हिस्सा होती है और बीटा रेस की जो स्पीड होती है वो लाइट स्पीड का 9/10वां भाग होता है। ठीक है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि बीटा रेस की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के 9/10वां भाग होता है और गामा रेस की जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली कह सकते हैं आप, एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है दोस्तों। अब यहीं से आपको एक चीज और समझ में आएगी दोस्तों, ये समझिए सबसे पहले कि अगर मैं इन तीनों रेज में कंपैरिजन कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा स्पीड है गामा रेज की, उसके बाद बीटा रेज की और उसके बाद होती है अल्फा रेज की। इसी
प्रॉपर्टी के आधार पर, इसी स्पीड के आधार पर हम एक नई प्रॉपर्टी भी देखेंगे इनकी कि पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा गामा रेस की होती है, उसके बाद बीटा रेस की होती है, उसके बाद अल्फा रेस की होती है। यानी कि भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, जिस रेस की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। परिणाम स्वरूप अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अल्फा बीटा गामा रेस में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, तो आपका आंसर रहेगा गामा रेस की, उसके बाद बीटा रेस की और उसके बाद अल्फा रेस की। कई बार ये सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया है। देखो इससे एक और प्रॉपर्टी आती है, एक और प्रॉपर्टी समझ सकते हैं हम। ये हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि कई मूवीज होंगी उनमें आपने देखा होगा कि जिस इलाके में आपको रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना मिलेगा, एटॉमिक बम अगर वहां पे गिराया गया है तो उसका ह्यूमन लाइफ पर या पेड़ पौधों पर या फिर वहां पर जो बायो जो वहां पे नेचुरल लाइफ है, चाहे उसमें पेड़ पौधे हो, हम लोग हो या जीव जंतु हो, उन पर क्या फर्क पड़ता है, उनकी सेल पर क्या फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं कि गामा रेज की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। परिणाम स्वरूप गामा रेस जो है वो इंसानों के साथ जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल को डिस्ट्रॉय करने की सबसे ज्यादा पावर गामा सेल के पास होती है। उसमें म्यूटेशन करवा देती है, उत्परिवर्तन करवा देती है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे रोग लग जाते हैं और एक बड़ी विकराल और भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप इस चीज को समझिए कि गामा रेज ही है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, और कहें तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनको सबसे ज्यादा नष्ट करने की ताकत गामा रेस के पास होती है। उसके बाद आपकी बीटा रेस के पास होती है, उसके बाद आपकी अल्फा रेस के पास होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं कि उनकी वेलोसिटी कैसे है। ठीक है दोस्तों, आइए इनकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं दोस्तों। ये मिटा रहा हूं दोस्तों मैं, 4 प्रॉपर्टी हैं, वही आपको ध्यान रखनी है बस। 5वीं प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने आपको बताया है कि किसी भी एटम से, ये मानिए मैं एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एटम है, ठीक है, सॉरी XA, ये रेडियो एक्टिव एटम है पूरा। ठीक है, इसमें से मान लीजिए अब ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शो कर रहा है। परिणाम स्वरूप ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस निकालता है। आप मान लीजिए कि इसने सबसे पहली बार जो इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है, इसने अल्फा रेस को निकाला। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा दोस्तों। कोई एक एटम बनेगा X डैश, मुझे नहीं पता है क्या है वो, लेकिन जो उसका एटॉमिक मास होगा वो 2 कम हो जाएगा और जो उसका एटॉमिक नंबर था वो 4 कम हो जाएगा। और यहीं से आप ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का लॉ भी समझेंगे दोस्तों, अलग से नहीं बताऊंगा, यहीं से समझ जाएंगे आप उसको। ये देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो एलिमेंट्स हमने अलग अलग जगह रखे हैं कि कौन सा एलिमेंट किस कैटेगरी में आएगा, उसमें आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो समझिए वो पूरी की पूरी जो मॉडर्न एटॉमिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाई गई है। अब आप यहां देखने की कोशिश करिए कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा कण बाहर निकल रहा है तो उसके एटॉमिक नंबर में तो 2 की कमी आ रही है और एटॉमिक मास में उसकी 4 की कमी आ रही है। परिणाम स्वरूप ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा ये आवर्त सारणी में किसी दूसरे स्थान पर चला जाएगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो पुराने एटम से 2 यूनिट कम होगा। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों, और इस बात को लिख लीजिए कि अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक अल्फा पार्टिकल अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है तो उसके एटॉमिक मास में तो 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है दोस्तों, और बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए यही एटम था आपका और पहले अल्फा रे ना निकलकर एक बीटा रेज निकलती है। ठीक है, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा इसके एटॉमिक नंबर पर, इसके एटॉमिक मास पर। तो फर्क कुछ इस तरीके का पड़ता है दोस्तों, कुछ एक मान लीजिए एक नया X डैश एटम बना, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट बढ़ जाता है, लेकिन इसके एटॉमिक वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों।
मतलब ये कि अगर बीटा रेज निकलती है, एक बीटा रे अगर निकलती है तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। अब यही फिनोमेना हम देखते हैं गामा रेज के संबंध में। तो इसको देखिए दोस्तों, यही मैं एटम ले रहा हूं और इसमें से मान लीजिए एक गामा रे निकलती है, तो आप देखिए कि इस स्थिति में ना तो एटॉमिक मास पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क पड़ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब इस कंसेप्ट के आधार पर ही आप तय कर पाएंगे कि जो नया एलिमेंट बन रहा है सॉरी, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक वेट क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और यही पूरा का पूरा आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है। उम्मीद है दोस्तों ये चीज पूरी की पूरी आपको समझ में आई होगी। 5 प्रॉपर्टियां हैं आपको अल्फा बीटा गामा रेस की, वो ध्यान रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा जो अल्फा रे है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, बीटा रे नेगेटिवली चार्ज होती है, गामा रे जो होती है वो न्यूट्रल होती है। इसको हम फोटोन भी कह देते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन से तुलना कर देते हैं और इसको हम हीलियम+2 आयन कहते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने ये बताई थी कि स्पीड जो होती है वो इसकी तो लाइट की स्पीड के अल्फा पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के 1/10 होती है, बीटा पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के 9/10 होती है, और गामा पार्टिकल की स्पीड एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली लाइट स्पीड के बराबर होती है। और उसी के आधार पर पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा है उसके बारे में हमने देखा, और उसी के आधार पर हमने ये देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इस रेडियो एक्टिविटी व उसके फिनोमेना का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और अल्फा बीटा गामा रेज जो हैं वो हमारी सेल्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और किस तरीके से उसमें म्यूटेशन के प्रोसेस को शुरुआत करती हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ से संबंधित है कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है दोस्तों किसी एटम्स में से, रेडियो एक्टिव एटम में से, तो उसके एटॉमिक नंबर में 4 की कमी आती है, जबकि उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, जबकि उसके एटॉमिक वेट में 4 की कमी आती है। और अगर एक बीटा रे निकलती है किसी रेडियो एक्टिव एटम में से तो उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, जबकि उसका एटॉमिक वेट में कोई बदलाव नहीं होता है। और गामा रेस के निकलने से ना एटॉमिक वेट पर कोई फर्क पड़ता है, ना एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क पड़ता है, और एटॉमिक नंबर के आधार पर ही हमने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है। परिणाम स्वरूप दोस्तों इनका जो रीअरेंजमेंट है आवर्त सारणी में बदलता रहता है, और इसी लॉ को हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट का लॉ भी कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि रेडियो एक्टिविटी की मोटी मोटी समझ आपको हुई होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। और बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है दोस्तों, ऐसा बच्चा जिसके लिए केमिस्ट्री चुनौती रही है वो भी समझ सकता है। आइए दोस्तों अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू दोस्तों।